हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मांग की। मांग क्या है, डिमांड क्या होती है, मांग फलन क्या होता है और मांग में निहित तत्व कौन कौन से हैं और मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर जरूर देख लें। तो शुरू कर रहे हैं मांग को कि मांग क्या होती है। देखिए बेसिकली मांग क्या होती है, आप देखते हैं कि आप इच्छाएं करते हैं, आवश्यकता आपकी होती है और मांग होती है। ये देखा जाता है कि ये तीनों चीज़ें एक ही है, पर असल में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें एक ही नहीं होती। आपकी इच्छाएं क्या है, आपकी आवश्यकताएं क्या है और आप डिमांड क्या करते हो, ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। देखिए आपने कोई गाड़ी लेनी है, आपकी इच्छा है गाड़ी लेने की, आपकी इच्छा हो गई गाड़ी लेने की, पर क्या वो मांग हुई? नहीं। आपकी आवश्यकता है गाड़ी की, पर क्या वो मांग हो गई? वो भी मांग नहीं होगी। तो मांग क्या होगी फिर? इच्छा के साथ साथ आपकी क्षमता भी होनी चाहिए, आप उसको लो भी। अगर आपने किसी कार की इच्छा जाहिर करी है तो उसके लिए आपको आपके पास साधन होने चाहिए। साधन का मतलब आपकी क्षमता होनी चाहिए। तो क्या कहा कि मांग क्या हो जाएगी कि इच्छा के साथ साथ क्या होना चाहिए? क्षमता भी होना चाहिए। अब देखिए मांग क्या है? मांग एक प्रभावी इच्छा है। प्रभावी इच्छा है जिसमें दो कारक होने चाहिए। कौन कौन से? इच्छा और क्षमता होनी चाहिए। आप मांग तभी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा और क्षमता दोनों होगी। सिर्फ इच्छा कर देने से मांग पैदा नहीं होगी और सिर्फ क्षमता होने से भी मांग पैदा नहीं होगी। ये आपको आगे बताएंगे कि सिर्फ क्षमता होने से भी मांग पैदा नहीं होती। मांग पैदा करने के लिए क्या होना चाहिए? इच्छा और क्षमता दोनों का समावेश होना चाहिए, दोनों कार्य शामिल होने चाहिए, तभी क्या हो सकता है? मांग पैदा हो सकती है। अब देखो कि प्रोफेसर बेनहम मांग के बारे में क्या कहते हैं। किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में जो मात्रा खरीदी जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी मांग कहलाती है। ऐसा कौन कहते हैं? प्रोफेसर बेनहम। अब देखो जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं और मांग है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए मनुष्य की इच्छाएं असीमित है। तो ये माना कि ये गोला जो बनाया मैंने, ये मनुष्य की इच्छाओं का गोला है। इतनी ज़्यादा इच्छाएं हैं। और आवश्यकताएं कितनी होती हैं? आवश्यकताएं हमेशा इच्छाओं से कम होती हैं। ये आपकी इच्छाएं होगी, ये आपकी आवश्यकताएं होगी। पर मांग कितनी होती है? मांग सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है। मनुष्य की असीमित इच्छाएं हैं। फिर मनुष्य की बात फिर आती है बात आपकी आवश्यकताएं की। पर आवश्यकताएं भी मांग नहीं होती। आप सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग करते हो। इसको हम ऐसे देख सकते हैं। देखिए ये है आपकी इच्छाएं, ये आपकी इच्छा हो गई और ये आपकी आवश्यकता हो गई। ये आपकी आवश्यकता होगी और आपकी जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है। तो ये आपकी होगी डिमांड, ये आपकी होगी नीड और ये आपकी होगी वांट। ये इच्छाएं हैं और ये आपकी आवश्यकताएं हैं और ये आपकी डिमांड होगी। तो इस तरह से ये डिमांड होती है। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए एक जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, उसका हवाई जहाज में बैठने का जो सपना होता है वो सिर्फ इच्छा होती है उसकी कि उसे हवाई जहाज में बैठना है। उसके पास वो सिर्फ इच्छा करता है। पर जैसे बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन क्या करता है कि उसे बिजनेस के सिलसिले में कहीं कहीं बार हवाई जहाज का सफर करना पड़ता है। पर उसकी आवश्यकता है, एक की इच्छा है, उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता, अब जब उसकी आवश्यकता है, उसे दूसरी जगह जाना है, जल्दी जाना है, तो वो क्या करता है? टिकट बुक करता है। टिकट बुक करता है, इसका मतलब उसने टिकट की डिमांड करी है। जब उसने टिकट की डिमांड करी है तो क्या हुआ? आवश्यकताएं मांग में तब्दील हो गई है। तो क्या होगा कि वहां पर उसने मांग पैदा कर दी। तो आवश्यकता के बाद क्या आता है? मांग। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इच्छा, आवश्यकता और मांग में क्या अंतर है। यहां से आपको देखने को भी मिला होगा। अब देखते हैं कि मांग में जो निहित तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए मांग में जो निहित तत्व होते हैं वो 5 होते हैं। मांग में कितने तत्व निहित होते हैं?
यहां पे लिखेंगे हम मांग में निहित तत्व। मांग में जो निहित तत्व होते हैं वो आपके होते हैं 5। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। मांग में निहित तत्व 5 होते हैं। अब देखिए पहला तत्व है आपका, पहला क्या तत्व है, आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर मांग होनी, आप किसी वस्तु की मांग करते हैं तो सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद आपकी क्षमता होनी चाहिए। और क्षमता का मतलब क्या है, आपके पास साधन होने चाहिए। उस वस्तु की डिमांड आप तभी तो करोगे, आपके पास साधन होने चाहिए। साधन के बाद क्या है, अगर आपके पास, आपने इच्छा भी कर दी, आपके पास पैसा भी है, और अगर आप कंजूस हैं तो आप मांग पैदा नहीं होगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि साधन को खर्च करना, साधन को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए। ठीक। चौथे की अगर बात करें तो निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। तो चौथे में क्या आ जाएगा आपका, निश्चित समय अवधि, निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। अब पांचवा क्या आएगा आपका, निश्चित कीमत। पांचवा आएगा आपका निश्चित कीमत होनी चाहिए। तो इस तरह से मांग में जो निहित तत्व हैं वो आपने जाने। तो आपने जाना मांग और मांग में निहित तत्व। अब बात करते हैं मांग फलन और मांग के जो निर्धारक तत्व हैं। मांग फलन को हम बाद में देखेंगे कि मांग फलन क्या है। पहले बात करते हैं मांग के जो निर्धारक तत्व हैं। मांग के जो निर्धारक तत्व हैं उसका क्या रोल रहता है। अगर इन तत्वों में कुछ भी चेंज आता है तो मांग गिर जाती है। तो इन निर्धारक तत्वों का यही रोल है कि अगर इनमें कोई भी परिवर्तन आता है तो उससे मांग क्या है, कम हो जाएगी। अब देखिए कि वस्तु की उपयोगिता। देखो किसी वस्तु की मांग हम क्यों करते हैं, किसी वस्तु की मांग हम इसलिए करते हैं उसमें कोई ना कोई उपयोगिता होती है। उस वस्तु में कोई ना कोई ऐसी उपयोगिता है जिस वजह से हम उस वस्तु की मांग कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिससे वो मनुष्य को या उपभोक्ता को संतुष्ट कर रहा है। तो वस्तु की उपयोगिता, वस्तु में ऐसी उपयोगिता होनी चाहिए जो उसे संतुष्ट कर सके, जिस वजह से वो उस वस्तु की मांग कर सके। तो अगर मांग के निर्धारक तत्व में अगर पहले पॉइंट की बात करें तो वस्तु में उपयोगिता होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करें तो उपभोक्ता की आय उस स्तर की होनी चाहिए जिससे वो मांग कर सके। यानी कि उपभोक्ता की आय कम नहीं होनी चाहिए, जैसे ही कम होगी तो वो मांग नहीं कर पाएगा। तो उपभोक्ता की आय का स्तर अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वस्तु की एक फिक्स कीमत होनी चाहिए। वस्तु की कीमत भी वस्तु की मांग पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालती है वो वस्तु की कीमत डालती है। चौथे पॉइंट की बात करें तो रुचि और पैशन। जिस समय जो वस्तु बन रही है उस समय उस वस्तु की रुचि और पैशन में कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए। अगर गिरावट आती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी। पैशन अगर बदलता है तो उसकी मांग कम हो जाएगी। तो चौथे पॉइंट में अगर आपने देखा कि रुचि और पैशन में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। पांचवें पॉइंट की अगर बात करें तो भविष्य में कीमतों की आशा। अगर किसी वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़ने की आशा या घटने की आशा है तब भी मांग को प्रभावित करेगी। अगर छठे पॉइंट की बात करें संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में अगर देखें तो संबंधित वस्तुओं में हम दो प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। कौन कौन सी, पहली है आपकी पूरक वस्तुएं और दूसरी है आपकी स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। देखो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे को पूरा करती है। जैसे स्याही पेन को पूरा करती है, स्याही क्या करती है, पेन को पूरा करती है। पेट्रोल गाड़ी को पूरा करती है। अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है या बिजली नहीं है या गैस नहीं है तो वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इस तरह से क्या है कि जो वस्तुएं एक दूसरे को पूरा करती हैं वो क्या कहलाएगी, आपकी पूरक वस्तुएं। अगर स्थानापन्न वस्तुओं की बात करें तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है। जैसे
जैसे पेन के स्थान पर पेंसिल प्रयोग कर लेते हैं, या आपका चाय की जगह कॉफी यूज कर लेते हैं, चीनी की जगह गुड़ यूज कर लेते हैं। मतलब एक ही वस्तु के सब्स्टिट्यूट होते हैं जो उस समय उस वस्तु का काम चला देते हैं। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है? आपकी स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा मांग के निर्धारक तत्वों को। अब बात करते हैं मांग फलन की। मांग फलन क्या होता है? मांग के निर्धारक तत्वों और मांग फलन के मांग के बीच जो संबंध होता है, या इसको हम अगर फलन के रूप में देखें तो ये आपको मांग फलन के रूप में दिखता है। जैसे देखो, ये है आपकी डिमांड ऑफ एक्स की अगर डिमांड कर रहे हैं, एक्स की मांग क्या कहलाएगी? फंक्शन कहलाएगी आपके मांग के निर्धारक तत्वों की। अगर मांग के निर्धारक तत्वों में अगर हम मोटा पोटा लें तो एक ही तत्वों को अगर हम लें तो ये कीमत ले लिया हमने। वैसे आप यहाँ पर सारी चीजें लिख सकते हैं, इनकम लिख सकते हैं, रुचि मतलब इंटरेस्ट लिख सकते हैं, आपका स्थानापन्न वस्तुएं लिख सकते हैं, इनकम लेवल लिख सकते हैं, सारी चीजें लिख सकते हैं। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर लें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मांग फलन आपका क्या कहलाएगा? डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। तो इस तरह से आपने देखा कि मांग फलन क्या है। आई होप कि आपके समझ में ये लेक्चर आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपने इस लेक्चर में ये जाना कि मांग क्या है और मांग में निहित तत्व कौन कौन से हैं, मांग फलन क्या होता है और मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपके ये लेक्चर समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।